प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो आज हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण वो होता है कि सूर्य की प्रकाश के में उपस्थित सूर्य की प्रकाश में, ठीक, सूर्य की प्रकाश में पौधों के, ठीक, पौधों के हरी कोशिकाओं में, पौधों के हरी कोशिकाओं में पर्णहरिम, ठीक, पर्णहरित या क्लोरोफिल, ठीक, क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के हरी कोशिकाओं में पर्णहरिम या क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से, ठीक, जल के संयोग से शर्करा आदि कार्बोहाइड्रेट बनने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या कार्बन स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक, सूर्य की प्रकाश में, यानी ये समझ लो सूर्य है, ठीक, यानी उसका प्रकाश है, एनर्जी है, ठीक, तो सूर्य की प्रकाश में उपस्थित पौधों के, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के हरी कोशिकाओं में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से, यानी इसके मिलने से, ठीक, इसके मिलने से शर्करा कार्बोहाइड्रेट बनने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक, तो यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसका भी एक समीकरण बनता है। ठीक, तो अभी मैं समीकरण बना के बताता हूं कि इसका भी एक समीकरण बनता है। ठीक, इतना समझ में आ गया ना कि प्रकाश संश्लेषण की डिफिनेशन क्या होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की डिफिनेशन होगी कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधों की हरी कोशिकाओं में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से शर्करा कार्बोहाइड्रेट बनने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या कार्बन स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक, कार्बन एसिमिलेशन, इसको कार्बन एसिमिलेशन भी कहते हैं। ठीक, तो क्योंकि यह जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जैव रासायनिक अभिक्रिया, बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक, तो यह है एक बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक, बायोकेमिकल रिएक्शन, तो इसका भी एक समीकरण बनेगा। ठीक, तो इसका एक समीकरण के द्वारा प्रकट किया जाता है। तो उसमें क्या मैंने आपको पहले बताया था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो यानी हो गया CO2 प्लस जल यानी पानी, तो उसका आप लोग सूत्र जानते होंगे कि H2O होता है। प्लस यहाँ पर क्या होगा कि इसके ऊपर जब प्रकाश पड़ेगा यानी एनर्जी, यहाँ पर आप ऐसे इसको बना सकते हैं, यहाँ पर प्रकाश लिख दें, प्रकाश, और यहाँ पर क्लोरोफिल, क्योंकि यह क्लोरोफिल की सहायता से होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर आपको क्लोरोफिल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी क्या बनाता है, यहाँ पर अपना बनाता है ग्लूकोज यानी C6H12O6 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बाहर चली जाती है, मतलब वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ऑक्सीजन की जो गैस होती है उसको ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक, तो अब आप इसको संतुलित कर दें कि बस ये अभिक्रिया आपकी सही हो जाएगी। ठीक, तो इसको संतुलित कैसे करेंगे। ठीक, तो अब हम बता रहे हैं कि इसमें आपको क्या करना होगा।
तो यहाँ पर क्या होगा, 6 कार्बन यहाँ पर, 6 कार्बन यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गए, ठीक। तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पर 6O2 लिख दें, ठीक। यहाँ पर क्या लिख दें कि 3O2, यानी 3 दूनी 6 और 6 12 हो गए ना। तो इसमें आपको क्या करना, अभी हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर जो ये 6 हो गया ना, ठीक। तो अभी आपको इसको समीकरण को संतुलित कर लेना है। यहाँ पर 6 कार्बन है तो यहाँ पर 6 कार्बन है, यहाँ पर 2 यानी 6 ऑक्सीजन, तो 6 2 8 ऑक्सीजन है, ठीक। तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर अभी इसको हम 6 2 8 ऑक्सीजन ही रहने देते हैं, ठीक। तो 6 2 8 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पर हाइड्रोजन 12 हो गया, 8 ऑक्सीजन +2। तो यहाँ पर अब हम कैसे करेंगे, ठीक। तो इसको मैं बताता हूँ कि 6 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो आपको क्या करना होगा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ जो, अब आप इसको समीकरण को अच्छे से लिख लीजिए, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आप कैसे होगा, ठीक। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी 6 दूनी 12 6 18, ठीक। तो 6 दूनी 12 और, ठीक, 6 तो 6 दूनी 12, तो ये हो गया संतुलित, ठीक। तो अब जो ये केमिकल है ना, जैव रासायनिक अभिक्रिया, तो ये हो गया बायोकेमिकल रिएक्शन। तो इसको बायोकेमिकल रिएक्शन की भी कहते हैं, ठीक। ये होता है बायोकेमिकल रिएक्शन। तो इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, ठीक। इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, तो अभी मैं आपको विशेषताएं बता रहा हूं। इतना समझ में आ गया ना कि इसका आप समीकरण कैसे लिखेंगे। इसकी कुछ विशेषताएं होती है, प्रकाश संश्लेषण की विशेषताएं। इसकी एक विशेषताएं होती हैं, यह प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को, ठीक है, विकिरण प्रकाश को, जैसे सूर्य के प्रकाश में जो विकिरण प्रकाश होते हैं, रेडिएंट एनर्जी, ठीक, विकिरण प्रकाश, विकिरण ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा को, यानी रेडिएंट एनर्जी को, यह केमिकल एनर्जी में बदलता है, यानी रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक। यानी क्या, इसको किस में बदल देगा, रासायनिक ऊर्जा में, ठीक। तो इसको ये अपने रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। और इसकी एक और विशेषता होती है कि यह जो जल से होता है ना, यह जल से हाइड्रोजन लेता है, यानी पानी से हाइड्रोजन लेता है, H2O से हाइड्रोजन प्राप्त करता है। और यह जो हमारा वायुमंडल होता है ना, तो वायुमंडल को ये शुद्ध करता है, यानी जो O2 निकला, तो यह किस लिए, यह वायुमंडल की शुद्धिकरण के लिए होता है, ठीक। तो यह वायुमंडल की शुद्धिकरण के लिए भी होता है। तो इसमें जरूरी आता है, सबसे जरूरी किया प्रकाश और क्लोरोफिल होना इसमें जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना तो ये प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, यानी क्लोरोफिल के बिना और प्रकाश के बिना इसमें नहीं होगा, ठीक। तो इसमें नहीं होगा, यानी जो इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, इसमें जरूरी आता है कि इसमें प्रकाश और क्लोरोफिल का होना जरूरी है। इसमें प्रकाश और क्लोरोफिल, ठीक, यानी प्रकाश प्लस क्लोरोफिल,
जब तक ये नहीं होगा तब तक पौधों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, यानी कार्बन का स्वांगीकरण नहीं होगा, यानी कार्बन एसिमिलेशन। ठीक, तो इसकी जब तक ये नहीं होगा, ठीक, तब तक यह नहीं होगा, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पूर्ण होगी, क्योंकि इसके बिना जब प्रकाश नहीं मिलेगा तो क्लोरोफिल क्या अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके बिना जब तक ये प्रकाश नहीं होगा तब तक क्लोरोफिल कार्य नहीं करता है। इसलिए जब क्लोरोफिल प्लस प्रकाश यानी लाइट, इसकी उपस्थिति में फोटोसाइंथेसिस होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है और इसीलिए इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक, एक प्रकाशिक अभिक्रिया और एक अप्रकाशिक अभिक्रिया, यानी इसको दो तरह से बांटा गया है। ये जो फोटोसाइंथेसिस होता है ना, यह दो प्रकार से होता है, एक प्रकाशिक अभिक्रिया और एक अप्रकाशिक अभिक्रिया। इतना समझ में आ गया है ना कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो हम बात करेंगे कि प्रकाशिक और अप्रकाशिक क्या है। ठीक, तो ये फोटोसाइंथेसिस दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक, एक प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरा अप्रकाशिक अभिक्रिया। और जो प्रकाशिक अभिक्रिया है ना, तो इसको हिल अभिक्रिया के नाम से भी जानता है, यानी हिल रिएक्शन। ठीक, ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया है इसको हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। ये जो हिल अभिक्रिया है, अब मैं बात करता हूं कि अब हिल अभिक्रिया यानी प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होता है। ठीक, तो आपको इतना समझ में आ ही गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण की विशेषताएं भी होती हैं, क्योंकि वह प्रकाश की जो रेडिएंटिक एनर्जी होती है, यानी जो प्रकाश की विकिरण ऊर्जा होता है उसका केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। ठीक, उसकी एक खास विशेषता है, और वह जब ये होगा ना प्रकाश संश्लेषण, तो उससे ऑक्सीजन निकलेगा, उसके एटमॉस्फेयर की शुद्धिकरण होगा। ठीक, तो हम बात करते हैं कि प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है, यानी जो हिल अभिक्रिया है ये क्या होता है। यानी हिल रिएक्शन। ठीक, प्रकाशिक अभिक्रिया या फिर हिल अभिक्रिया। ठीक, तो ये जो हिल अभिक्रिया है ना, तो इसकी खोज यानी जो इसका प्रयोग है ना, इसका प्रयोग हिल नामक एक वैज्ञानिक ने किया था, जो उनका नाम था, किसी हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, ये एक वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने इस प्रकाशिक अभिक्रिया को यानी इसका अध्ययन किया, तो इसलिए इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, इसको हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके हरित लवकों के ग्रैना में, उनके हरित लवकों के ग्रैना में होता है। ठीक, तो ये जो होता है ना, तो ये कहाँ होता है कि हरित लवकों के ग्रैना में, तो यह उसके कहाँ होता है, प्रकाश के जो पौधे होते हैं ना, तो उनके हरित लवकों के ग्रैना में क्लोरोफिल की सहायता से होता है। ठीक, तो यह क्लोरोफिल की सहायता से होता है, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया हिल अभिक्रिया। इसीलिए इस अभिक्रिया को यानी जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, तो इसलिए इसको हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यह कहाँ होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, तो उनके हरित लवक यानी क्लोरोफिल में जो हरित लवक होता है, हरित लवक में एक ग्रैना होता है, ग्रैनम। ठीक,
तो जैसे ये हरित लवक है, ये हरित लवक है, तो इसके अंदर एक ग्रैनम होता है, ठीक, ग्रैनम, ग्रैना, ठीक है। तो ग्रैना में ये होता है क्लोरोफिल, ठीक, तो ये क्लोरोफिल के अंदर होता है। तो इसीलिए जब इसका अध्ययन इन्होंने सर्वप्रथम किया तो इसलिए इस अभिक्रिया का नाम पड़ गया हिल अभिक्रिया, ठीक, तो इसलिए इसे हिल अभिक्रिया कहते हैं। और जब ये हिल अभिक्रिया होती है ना, जब ये हिल अभिक्रिया होती है, ठीक, तो जब ये होता है ना, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो सूर्य का प्रकाश होता है, इसके कुछ चरण भी हैं, ठीक, इस हिल अभिक्रिया के चरण भी हैं, यानी चरण, इसके एक चरण भी हैं, ठीक है। तो अब हम चरण की बात करते हैं, यह कितने चरण में पूरी होती है यह अप्रकाशिक अभिक्रिया, यानी हिल अभिक्रिया के कुछ चरण हैं। तो हिल अभिक्रिया के जो सबसे पहला चरण है ना, सबसे पहला चरण, यह जब पाएगा ना सूर्य की प्रकाश में इसका जो हरित लवक होता है यानी क्लोरोफिल होता है वो सक्रिय हो जाता है, ठीक है। यानी जैसे इसने यहाँ पर प्रकाश पाया, प्रकाश मिला, ठीक, तो इससे जो इसका क्लोरोफिल है यानी हरित लवक, तो इसका जो क्लोरोफिल है वो सक्रिय हो जाता है। और सक्रिय होने के बाद में एडीपी से एटीपी ऊर्जा बनाना शुरू हो जाता है, ठीक, एडीपी से एटीपी ऊर्जा बनना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या था, एडीपी था, ठीक, तो यहाँ से जब फिर इसको जब मिला तो यहाँ से एटीपी ऊर्जा बन गई, ठीक। और इस ऊर्जा में यानी जो एडीपी से एडीपी बनने लगता है, और इसमें क्या होता है, इसमें प्रचुर मात्रा में ऊर्जा होती है। अब लोग आप इसका फुल फॉर्म भी जान लो कि इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ठीक है, इसका नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और इसका नाम है, इसमें से डाई की जगह ट्राई कर देना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। तो इसमें इसकी एक पहली विशेषता होगी कि जब यह प्रकाश पाया तो उसने क्लोरोफिल की सहायता से, इसका जो क्लोरोफिल होता है इस सक्रिय हो जाता है, यानी इसकी सहायता से यह सक्रियता हो जाता है, ये सक्रिय हो गया। क्लोरोफिल जो होता है ना, इसके जो क्लोरोफिल सक्रिय हो गया, उसके बाद में उसने इसकी जब सक्रियता शुरू हो गई तो इसने एडीपी से, यानी जो उसका ऊर्जा था उसमें ऊर्जा नहीं थी, तो उसमें जो एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाना शुरू कर दिया, ठीक। तो उसमें प्रचुर मात्रा में ऊर्जा होता है, ठीक, तो उसमें प्रचुर मात्रा में ऊर्जा होता है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसमें ऊर्जा भी होता है। आप समझ गए ना कि इसमें जो पहली इसमें क्या चरण है, तो इसमें फिर दूसरा चरण आता है कि इसमें और कई भी चरण है, तो मैं अभी आपको सभी चरण बता रहा हूं कि पहला चरण तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो दूसरा चरण है तो आपको मैं बता रहा हूं, ठीक, तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसमें जो दूसरा चरण आता है तो उसमें जो जल होता है, ठीक, जल को यानी ऊर्जावित क्लोरोफिल के द्वारा, जो इसमें ऊर्जावित क्लोरोफिल, ठीक,
ठीक, तो जो इसमें ऊर्जावित क्लोरोफिल के द्वारा उसमें जल को H+ आयन तथा OH ऋणायन में तोड़ता है, ठीक, जिसको कहते हैं प्रकाश अपघटन यानी फोटोलाइसिस। तो जैसे यहाँ पर जल था, यानी जल को यहाँ पर तोड़ दिया पहले H+ आयन में प्लस OH ऋणायन में, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फोटोलाइसिस यानी प्रकाश अपघटन। तो ये जो होता है इसको कहते हैं प्रकाश अपघटन, जिसे ऊर्जावित क्लोरोफिल की सहायता से जल को H+ आयन तथा OH ऋणायन में तोड़ा जाता है, जिसे प्रकाश अपघटन यानी फोटोलाइसिस कहते हैं। ठीक, तो इसमें भी ऐसे होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो ऊर्जावित क्लोरोफिल द्वारा जो इसमें ऊर्जावित होता है यानी जिसमें ऊर्जा होता है, ठीक, तो उसी क्लोरोफिल के द्वारा यहाँ पर जो जल था उसको H+ आयन तथा OH ऋणायन में तोड़ दिया जाता है। ठीक, तो ये हो जाता है प्रकाश अपघटन। अभी इसका भी एक समीकरण बनता है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसका समीकरण, कि आपको इतना तो समझ में आया होगा। कि इसमें ऊर्जावित क्लोरोफिल की सहायता से, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जल है H2O, यहाँ पर जब ये ऊर्जावित क्लोरोफिल क्लोरोफिल, तो यहाँ पर इसको H+ आयन प्लस OH ऋणायन में तोड़ा जाता है। यानी इसको जल को ऊर्जावित क्लोरोफिल की सहायता से जल को H+ आयन तथा OH ऋणायन में तोड़ा जाता है। इस पूरी अभिक्रिया को प्रकाश अपघटन, ठीक, प्रकाश अपघटन यानी फोटोलाइसिस कहते हैं, जिसे हम लिख दे रहा हूं कि प्रकाश अपघटन। यानी फोटोलाइसिस। ठीक, तो अब आपको बच्चे चाहें तो लिख भी कर सकते हैं। ठीक, आप लोग लिखते भी रहिए। ठीक, तो अब आपको ये समझ में आ ही गया होगा, ठीक, कि इसमें क्या होता है। ठीक, तो अब हम बताता हूं कि अगली इसकी क्या होती है, अगली प्रक्रिया क्या होती है। इसमें और भी चरण होते हैं। ठीक, तो इसमें भैया जो इसमें आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। ठीक, ठीक है, तो मैं आपको इसका अगला चरण बताता हूं। ठीक, अगला चरण क्या है। यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है ना, तो इसका जो अगला चरण आता है यानी तीसरा चरण। ठीक, तो अभी जो मैंने बताया कि प्रकाश अपघटन के द्वारा, तो ठीक है, तो इसमें जो प्रकाश अपघटन के बाद जो OH ऋणायन था ना, OH ऋणायन, ठीक है, तो वो OH ऋणायन परस्पर आपस में मिलकर, ठीक, OH ऋणायन परस्पर आपस में मिलकर जल तथा ऑक्सीजन बनाते हैं। और जो ऑक्सीजन होता है ना, तो वह स्टोमेटा के द्वारा बाहर मुक्त हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। ठीक, तो इसमें जो प्रकाश अपघटन के बाद, यानी जो यहाँ पर आप लिख लीजिए, इसका भी एक समीकरण है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मान लीजिए 4 OH ऋणायन थे, यानी 4 OH ऋणायन आपस में मिल गए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बनाया, यहाँ पर बनाया H2O प्लस पानी हो गया, और ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक,
तो ये लोग, ये चला गया, ठीक। तो ये हो गया। अब यहां पर जब ये स्टोमेटा के द्वारा, यानी जो ये ऑक्सीजन है ये स्टोमेटा के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा मुक्त हो गया, यानी प्रकाश अपघटन के बाद OH ऋणायन परस्पर आपस में मिलकर, ठीक, जल तथा ऑक्सीजन बनाते हैं। और ये जो ऑक्सीजन होता है ना, तो यह ऑक्सीजन स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक। तो यह स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसके क्या होता है। तब इसकी भी एक अगली और प्रक्रिया है, तो मैं उस प्रक्रिया को आपको बताता हूं कि आप लोग इतना समझ गए ना, ठीक। तो इस प्रक्रिया को आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं आपको अगली प्रक्रिया बताता हूं कि अगली प्रक्रिया क्या है, कि अभी ये प्रक्रिया पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुई है। तो जो अगली प्रक्रिया है उसमें होता है जो प्रकाश अपघटन के बाद, ठीक है, जो H+ आयन थे वो अपने इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर, ठीक है, निकलने लगते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित प्रणाली के अनुसार। तो जो यहां पर क्या चल रहा था अभी, प्रकाश अपघटन, यानी प्रकाश अपघटन, प्रकाश अपघटन के पश्चात H+ आयन जो इलेक्ट्रॉन थे, जो H+ आयन इलेक्ट्रॉन थे, तो उत्तेजित होकर बाहर निकलने लगते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रणाली, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रणाली, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ठीक। तो इसमें जो H+ आयन था, इसमें जो H+ आयन था ना, H+ आयन था, तो जो H+ आयन था तो NADP यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के साथ, फॉस्फेट के साथ मिलकर NADPH2 बनाता है, ठीक है, NADPH2 बनाता है। अब आपको मैं अभी बताता हूं कि NADPH2 कैसे बनता है, ठीक। NADPH2 अभी मैं बता रहा हूं कि NADPH2 कैसे बनता है। तो इसका भी एक समीकरण बन जाता है, ठीक। तो मैं अभी आपको समीकरण बनाकर दिखाता हूं। इसी में ATP बनने लगता है, यानी ATP का पूरा निर्माण हो जाता है, ठीक। ठीक, तो यहां पर जैसे 4 हाइड्रोजन मिल गए, 4+ हाइड्रोजन यानी प्लस NADP, NADP इक्वल NADPH2 टू NADP, ठीक है।
तो इसका जो NADP का फुल फॉर्म होता है वो होता है निकोटिनामाइड, यानी जो Na का मतलब है, जैसे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इसका फुल फॉर्म, ठीक। तो N से यानी निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड, और ये से एडेनिन, एडेनिन, डी से डाइन्यूक्लियोटाइड, यानी डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट। तो इससे यह बन गया डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, यानी जो 4H के प्लस आयन थे, यानी जो जल टूटा था ना H प्लस आयन तथा OH ऋणायन में, तो उसके जो H प्लस आयन थे तो वो NADP से मिल गया, ठीक। तो उसमें 4 थे और यहाँ पर NADP 2 था, तो इसके साथ मिलकर क्या बना लिया 2NADPH2, ठीक। तो NADP का फुल फॉर्म आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। इसमें आपको लिख सकते हैं निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक। तो जो ADP होता है, ADP से ATP कैसे बनता है, मैं भी बता रहा हूं कि ADP से ATP कैसे बनता है। ठीक, इतना समझ में आ गया ना कि जैसे यहां पर ATP था, ATP हो गया ना, तो यहां पर जो ATP था, तो यहां पर मैं अभी आपको ATP बता रहा हूं कि ADP से ADP कैसे बनता। तो जो ADP था यानी ATP है, अभी यहां पर मैंने गलती से लिख दिया, यानी ADP था, ठीक। तो ADP में -pK ये अणु और आ जाते हैं, ठीक। तो ये मिलकर बना लेते हैं ATP, ये बन जाता है, ठीक। तो इस जब इतनी सारी प्रक्रिया हो गई, यानी यहां से पूरा प्रक्रिया हो गया, तो ये ADP से ATP बनने की प्रक्रिया को फास्फोरिलेशन कहते हैं, ठीक। ये ADP से ATP बनने की प्रक्रिया को, ठीक है, फोटोफास्फोरिलेशन कहते हैं। अभी तो जैसे ये ADP है ना, तो जैसे ADP से ATP बना, तो इस पूरी प्रक्रिया को फोटोफास्फोरिलेशन कहते हैं, ठीक। बस समझ में आ गया ना मैं क्या कह रहा हूं। तो इसी ये जब पूरी प्रक्रिया हो जाती है ना, ADP से जब ATP बन जाता है, ठीक, तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं फोटोफास्फोरिलेशन, ठीक है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं फोटोफास्फोरिलेशन, ठीक। यानी जो इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को फोटोफास्फोरिलेशन कहते हैं, यानी ADP से ATP बनने की प्रक्रिया को फोटोफास्फोरिलेशन कहते हैं, ठीक। तो बात समझ में आ गया है ना कि प्रकाशिक अपक्रिया क्या है और प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो जय हिंद।